नमस्कार दर्शकों, कर प्रणाली किसी भी राष्ट्र के अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी होती है। यदि कर प्रणाली या जो कर वसूला जा रहा है वो अनुकूल ना हो तो जनता में असंतोष होता है, और यदि कर को वसूलने की जो पद्धति है वो प्रभावी ना हो तो कर की चोरी, और यदि कर की चोरी हो गई तो निश्चय रूप से सरकार विकासीय गतिविधियों को, कार्यों को अंजाम नहीं दे सकेगी। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 2017 में लागू किया वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी। तब से लेकर अब तक जनहित में, राष्ट्रहित में, व्यवसायियों के हित में और बहुत सारे पहलुओं को ध्यान में रखते हुए निरंतर इस वस्तु सेवा कर में परिवर्तन लाया गया, और इस निरंतर परिवर्तन का ही परिणाम है आज का जीएसटी 2.0, जिसको आज पूरे देश भर में प्रभावी कर दिया गया, क्रियान्वित कर दिया गया। तो आज इस परिचर्चा में हम मुख्य रूप से बात करेंगे क्या है वो प्रावधान जीएसटी 2.0 के जिसके फायदे एक आम जनता को मिलेंगे, क्या फायदा मिलेगा इन द्वीपवासियों को, और कैसे यहाँ का व्यवसाय और यहाँ का विकास नए आयाम को छुएगा जीएसटी 2.0 के आने के बाद। और इस पर हमसे विस्तार से चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं स्टूडियो में अंडमान चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष डॉक्टर के चंद्रशेखरन जी। सर, आपका स्वागत है। नमस्ते। हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं अंडमान चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्रीज के उपाध्यक्ष दिनेश कुमार जी। सर, आपका भी स्वागत है। नमस्कार। और इस परिचर्चा में अपने अनुभव को हमारे सामने रखेंगे अंडमान चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्रीज के महासचिव मदन लाल जी। सर, आपका भी स्वागत है। तो चलिए, पूरे देश में जीएसटी 2.0 लागू हो गया। तो सबसे पहले चंद्रशेखरन जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, चूंकि आप अंडमान चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष हैं फिलहाल में, तो निश्चय ही द्वीप समूह में जो भी व्यवसाय है, विकासीय गतिविधियां हैं, आपके संगठन के जरिए किसी न किसी माध्यम से जुड़ा होगा। तो सबसे पहले मूलभूत जानना चाहूँगा कि मुख्य रूप से जीएसटी 2.0 है क्या, और जो पहला जो जीएसटी लागू हुआ था 2017 में, उससे इसमें क्या डिफरेंस है? सर, 2017 जैसे कि आपने बताया, 2017 से जीएसटी लागू किया गया देश भर में। इसका मूल उद्देश्य था कि वन नेशन वन टैक्स। पहले अलग अलग स्टेट में अलग अलग कर वसूला जाता था। कोई जगह में कर्नाटका में 17% है तो केरला में 20%, 22%। इस तरह का एक ही प्रोडक्ट को अलग अलग स्टेट में अलग अलग स्टेट के लोग अलग अलग टैक्स बांधना पड़ता था। इसमें एक वन टैक्स वन नेशन के अंतर्गत लाने के लिए हम लोग 2017 से जीएसटी 1 लागू किया गया। तो जीएसटी 1 लागू करने से 140 करोड़ की आबादी वाले देश में इसको स्ट्रीमलाइन करने में काफ़ी वक्त लगता था। गवर्नमेंट को भी अपना रेवेन्यू का और स्टेट का रेवेन्यू को मैच करने के लिए समय लगा। उसमें लगातार जीएसटी काउंसिल के द्वारा अमेंडमेंट करता गया। करीब 55 काउंसिल मीटिंग हुआ, सब में कुछ ना कुछ अमेंडमेंट करके उसको स्ट्रीमलाइन करता गया। तब जाके गवर्नमेंट को लगा कि नहीं, अब हमें नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी लाना चाहिए, जिससे कि करदाताओं को, बिजनेसमैन को, छोटे व्यवसाय को, मध्यम वर्ग व्यवसाय को, एमएसएमई सेक्टर के ऑल को, उनके द्वारा ये जनता के जो पिछले वर्ग के लोग हैं, मीडियम वर्ग के लोग हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, देश में ज़्यादातर मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल एंड अपर मिडिल, इनको रोज़मर्रा की चीज़ों में कुछ बेनिफिट दिया जाए, कर में कटौती किया जाए। तो उसको उद्देश्य को मानते हुए जीएसटी 2 को लाया गया, जिसको गवर्नमेंट का मुख्य उद्देश्य इसको नेक्स्ट जनरेशन टैक्स के अंतर्गत लाया गया। बिल्कुल। तो मदन लाल जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जब हमारा जीएसटी 2.0 आया तो क्या ये पूरी तरह से एक नया स्वरूप है या उसमें पहले वाले में कुछ बदलाव है? नहीं, पुराने वाले में बदलाव, जैसा कि चंद्रशेखर साहब ने कहा कि हमारा देश में 140 करोड़ आबादी है, उसमें बड़ा भाग मध्यम वर्ग का है, निम्न वर्ग का है, पिछड़ों का है, किसानों का है। उनके लिए तो सरकार ने इस जीएसटी के माध्यम से एक तोहफा दिया है। इससे काफ़ी उनका परचेस कैपेसिटी बढ़ जाए, खरीदारी बढ़ जाएगा, क्योंकि बहुत सी चीज़ में टैक्स जीरो भी कर दिया। मेडिसिन में आप टैक्स काफ़ी प्रोडक्ट में जीरो कर दिया, हेल्थ इंश्योरेंस में जीरो कर दिया, मेडिकल इंश्योरेंस में जीरो कर दिया, रोज़मर्रा की चीज़ों में 5% में लेके ये हो गया। तो लोगों के लिए बहुत बड़ा सरकार का समझिए तोहफा है इस त्यौहार के लिए। किसानों का बहुत बड़ा लाभ होगा इसमें, मध्यम वर्ग का, निम्न वर्ग का।
तो हम इसका स्वागत करते हैं। बिल्कुल। दिनेश जी, जैसे मदन जी ने अभी बताया कि सरकार ने जब जीएसटी 2.0 लागू किया तो हर वर्ग को ध्यान में रखा, लेकिन जब इसको लागू किया गया तो इसमें 4 टैक्स स्लैब लगाए गए, लेकिन बार बार सरकार इसी बात पर जोर देती है कि एसेंशियल कमोडिटीज को लेकर मुख्य रूप से 2 स्लैब्स की बात करती है, 5% और 18% की। ऐसा क्या, किस लिए और क्यों होता है ऐसा? देखिए, इसमें अभी आप फार्मा प्रोडक्ट ले लीजिए या एसेंशियल कमोडिटी ले लीजिए, जिसमें ये जो है रोज अपना घर में रोज यूज करने वाला प्रोडक्ट है, जिसमें एक महीना का एक फैमिली का बजट बनता है, तो उनका बजट में एक बहुत बड़ा सेविंग होगा। क्योंकि आप जो भी अभी आइटम ले लीजिए, जैसे आपका ब्रेड से लेके जैम से लेके आपका रेशन आइटम लेके या आपका साबुन शैम्पू से लेके जो भी आप रोज यूज करते हैं आइटम को, अभी का जो जीएसटी रिफॉर्म्स में उसको 18 से लेके 5% करा दिया गया है। और मेडिसिन का भी आपको, जैसा बेबी का फूड प्रोडक्ट्स जो होता है, न्यूट्रिशन फूड प्रोडक्ट्स जो होता है, उसका एमआरपी बहुत ज़्यादा होता है। बेबी का फूड प्रोडक्ट्स का 1080-1200 रुपीज़ का एमआरपी होता है। तो ये सब प्रोडक्ट का 5% जीएसटी में वो स्ट्रक्चर, वो स्लैब में लेके गया है। उसमें क्या हुआ, एक एक पैकेट में उनका 120 रुपया 140 रुपया तक उनका बजट हो रहा है। तो एक बार एक बच्चा यूज करने से उसको 6 महीना यूज करता है, तो 6 महीना का बजट में वो फैमिली के लिए बहुत बड़ा सेविंग है। अच्छा, ठीक है। उसी तरह आप जैसा मोटर व्हीकल में मिडिल क्लास फैमिली बहुत सारा जन जो है अभी जो 2 व्हीलर चलाते थे, अभी उनका एक मौका मिल रहा है कि 4 व्हीलर लेके चलाएंगे, क्योंकि जीएसटी टैक्स जो है 28% से अभी उनका टैक्स स्ट्रक्चर जो है 18% में लेके आ गया है। अफोर्डेबल हो गया, अफोर्डेबल हो गया है। इसको कंटिन्यू करते हुए मैं बताना चाहता हूँ कि करीब रोजमर्रा की 99% ऑफ द प्रोडक्ट 5% के दायरे में या 0% में आ गया सर जी। जो आम जनता को या लोगों को जो रोजमर्रा की जरूरत के आइटम्स है, इसको या तो 0% में आ गया या 5% में आ गया है। ये एक सराहनीय कार्य है सर। बिल्कुल। इसके अन्य पहलू भी तो है, लेकिन मैं थोड़ा सा और डीपर जाना चाहूँगा। मदन जी, आपसे जानना चाहूँगा कि जब भी कोई टैक्स सिस्टम आता है, कर प्रणाली आती है, तो उसका एप्लीकेबिलिटी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है कि क्या ये एप्लीकेबल है कि नहीं, इसको लोग कंप्लेंट्स कर पाएंगे कि नहीं। तो हम जब जीएसटी 2.0 की बात करते हैं तो टैक्स स्लैब तो कम आ गए, तो आपको लगता है कि जब कर देना कम पड़ रहा है तो लोग जल्दी उसको पे करेंगे, प्रॉपरली पे करेंगे और टैक्स की चोरी कम होगी? बिल्कुल, लोग इसको बिल्कुल इमीडिएट अडॉप्ट करेंगे, क्योंकि देखिए इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी इफेक्ट हुआ, सीमेंट का रेट कम हुआ, रेस्टोरेंट का रेट 5% आ गया, 18% हुआ करता था। खाने का आम आदमी जो जाता है रोज बच्चों के साथ, तो उनको फर्क पड़ा, टूरिज्म सेक्टर में फर्क पड़ा, टिकट का रेट कम हुआ। तो लोग इसको मेरे हिसाब से बिल्कुल एक्सेप्ट करेंगे, ये इसको मतलब स्वागत करेंगे इस टैक्स। बिल्कुल। जिसको हमने जब हम बाद में होटल्स की बात करी, एयर फेयर्स की बात करी, तो अब हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे कि हमारा हॉस्पिटलिटी सेक्टर जो है बहुत प्राइम सेक्टर है यहाँ पे रेवेन्यू जनरेशन का, टूरिज्म के लिए। तो जब हम देखते हैं कि जब लग्जरी होटल्स हैं उनको उनसे नीचे वालों की जो दर है वो टैक्सेस कम आ गए, रेस्टोरेंट्स के दाम कम हो गए हैं, तो चंद्रशेखर जी आप बताइए कि क्या बेनिफिट मिलेगा टूरिज्म सेक्टर को यहाँ पे? डेफिनेटली टूरिज्म में एक बूस्ट आने की संभावना है। हमेशा से अंडमान में ये एक महंगा डेस्टिनेशन माना जाता था। अब जिस होटल के भी कमरा पर डे पर नाइट का जो रूम रेंट है 7,500 मैक्सिमम है, वो सबको 5% के दायरे में लाएगा जीएसटी। तो उससे क्या है कि जो टूरिस्ट आएगा उनका कैपेसिटी ये बढ़ जाएगा, उनको उसमें रूम में सस्ता होएगा, टैक्स बेनिफिट मिलेगा, डायरेक्टली वो जो टूरिस्ट है उनको मिलेगा। रेस्टोरेंट में जैसे उसका भी बेनिफिट उनको मिलेगा। और बहुत सारे क्या नाम है, टूरिस्ट को जो एक्टिविटीज़ वो करते हैं, वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हुआ, यहाँ से कन्वेंस हो गया, बोट का ये हो गया, ये सबको 5% के दायरे में लाने से इसका अल्टरनेटली बेनिफिट जो है वो टूरिस्ट को मिलेगा। ये बेनिफिट से टूरिस्ट का हम लोग लास्ट साल अनुमान लगाया था कि करीब 8 लाख टूरिस्ट आया। हम उम्मीद करते हैं कि ये जीएसटी 2.0 लागू होने से इस साल का जो टूरिस्ट है ये करीब 10 लाख तक पहुंचना चाहिए। हालांकि हम लोग का सीज़न अभी चालू हो गई है नेक्स्ट मंथ से, तो ये आपको अगर अभी ऑनलाइन टिकट चेक करने से ही पता चल रहा है कि अभी फ्लाइट का फेयर जो है नवंबर, दिसंबर, जनवरी का करीब 15,000 से 25,000 रुपये अभी से दिखा रहे हैं। तो इसको रेट कम होगा क्योंकि लोग बुकिंग ज़्यादा कर रहे हैं अंडमान विजिट के लिए। ये तो आपने कह दिया कि टूरिस्ट को फायदा हो गया। अगर मूल रूप से हम गिनाना चाहें तो क्या हम ये कह सकते हैं कि टूरिस्ट को क्या क्या फायदे होंगे? जैसे कि आप कहते हैं एयर फेयर्स में कुछ कमी आएगी। एयर फेयर तो सर ये तो कॉमर्शलाइजेशन का है, अफोर्डेबल है। ये उनको क्या है ना कि जो एडवांस में टिकट लेता है ये बकेट सिस्टम में है।
कोई भी एयरलाइंस है जब अपना अनाउंस करता है तो 6 महीना साल भर का टिकट एक साथ ये करता है, तो बकेट देता है। पहला जो 30 टिकट रहेगा 5,000 में रहेगा, फिर 6,000 में रहेगा, फिर 8,000 में रहेगा। जब उनका कैपेसिटी एक 80% आ जाता है तो लेफ्ट आउट सीट को उन लोग जो है मैक्सिमम रेट पे तो भी तो अपर मार्जिन थोड़ा सा कम आना चाहिए, कम आएगा डेफिनेटली में भी जो अपर लिमिट थोड़ा कम आना बिल्कुल कम आएगा, बिल्कुल कम आएगा। बट जो टूरिस्ट है वो तो सर प्री प्लान्ड प्रोग्राम बनाता है जी। तो जो टूरिस्ट अंडमान में आता है उसका टिकट का जो वैल्यू है 5,000 से ऊपर का नहीं है। हम लोग हमेशा से बोलेगा कल जाने के लिए देखने टाइम 20,000 है, 20,000 है। 20,000 में उसमें 20 पैसेंजर भी नहीं है जी। वो इमरजेंसी पैसेंजर, ऑफिशियल्स या हम जैसे बिजनेसमैन का जो इमरजेंसी टूर बनता है उसी में बनता है। फिर इधर अंडमान के बारे में अगर देखा जाए तो यहाँ मेडिकल रेफर केस थोड़ा सा दिक्कत वाली है, क्योंकि मेडिकल रेफर केस प्री प्लान नहीं होता है जी। वो इमरजेंसी में जाता है। उस टाइम में उनका टिकट बहुत महंगा रहता है। उसको हम लोग लगातार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री से, प्रशासन से टेकअप कर रहा है कि उसको एक सीलिंग फिक्स किया जाए, मैक्सिमम रेट का एक सीलिंग फिक्स किया जाए। बट ये अभी तक कुछ हुआ नहीं है, क्योंकि ये खाली अंडमान के लिए तो फिक्स नहीं कर सकता है, पूरा नेशन के लिए करना पड़ेगा। तो ये देखा जाए तो आपको अभी चेन्नई बैंगलोर आपको टिकट जो है 3,000 में मिलता है, बट आप कल का टिकट देखें तो उसको 10,000 में लेना पड़ता है। मैं अभी चेन्नई से कोयम्बतूर गया था, कोयम्बतूर वहाँ सिर्फ 45 मिनट या 50 मिनट की जर्नी है, शॉर्ट डिस्टेंस है, 550 किलोमीटर। तो ये डिपेंड करता है कि हमारी इमरजेंसी क्या है करके। हालांकि वहाँ से तो कन्वेंस बहुत ज़्यादा है, बाई रोड जा सकता है, बाई रेल जा सकता है, उसके बावजूद भी क्या नाम है जो लास्ट मोमेंट में टिकट लेता है उनको थोड़ा महंगा लेना पड़ता है। टूरिस्ट की निगाह से देखा जाए तो टूरिस्ट तो अपना प्रोग्राम को 6 महीना पहले से बनाता है, तो उनका अफोर्डेबल टूरिज्म है। ये होटल का रूम का रेंट कम हो जाएगा, उसमें टैक्स जो होएगा बेनिफिट उनको डायरेक्टली जाएगा, तो उनका खर्च करने का कैपेसिटी बढ़ेगा, तो टूरिस्ट का इन्फ्लो ज़्यादा होगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं सर। बिल्कुल। दिनेश जी, बार बार हम कह रहे हैं कि 5% और 18%, हम थोड़ी सी बात कर ले 40% के लिए। जब हम कहते हैं कि 40% टैक्स लगेंगे, GST लगेगा कुछ सर्विसेज, तो मूल रूप से कौन कौन से सेक्टर है जहाँ पे 40% का 40% अभी इनका जो है बेसिकली टोबैको प्रोडक्ट्स में पहले जो 28% और 12% सेस थे, अभी उसको गवर्नमेंट अभी जो लेटेस्ट GST रिफॉर्म्स में उसको 40% GST स्लैब में लेके आ गया है। लग्जरी आइटम्स में, लग्जरी आइटम जो कि आम आदमी के दायरे से बाहर है जी, उसके लिए स्लैब डाल दिया 1500 सीसी का ऊपर लग्जरी में लोग ये कर लिया। लग्जरी कार से ना सर उसमें भी रेट्स कम हुआ है, आपको लग्जरी का महंगा कार्स में भी लग्जरी का रेट कम हुआ है, क्योंकि उसमें फिक्स कर दिया 40% GST के अंतर्गत में। पहले क्या होता था कि 28% और सेस जो है 290% तक का लगता था, तो वो रेट जो है 40% में आ गया। तो कोई कोई गाड़ी में तो 15 लाख रुपए तक का लग्जरी व्हीकल में कम हुआ है, ऐसा नहीं कि करे। उसके अलावा जो मध्यम वर्ग के लोगों के लिए 1500 सीसी तक का कार, जो कि अंडमान के वासियों के लिए यहाँ ज़्यादातर 1100-1200 सीसी की गाड़ी चलता है, ये सब गाड़ियों को 28% से 18% आज से इम्प्लीकेशन है। हम उम्मीद करते हैं कि वो 10% का बेनिफिट डायरेक्टली कंज्यूमर को जाएगा, जो टैक्स बेनिफिट है। और इसी तरह जो रोज़मर्रा की यहाँ में ज़रूरत में सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं बाइक, टू व्हीलर को भी 28% से 18% ला दिया 350 सीसी तक का। और यहाँ 95% जो बाइक बिकता है वो बिलो 350 सीसी का है, तो वो बेनिफिट भी डायरेक्टली हमारे यहाँ में मध्यम वर्ग के लोग जो बाइक यूज़ करता है, जो लोअर मिडिल क्लास के लोग जो बाइक यूज़ करता है, उनको फ़ायदा पहुँचेगा डायरेक्टली। तो हम उम्मीद करते हैं कि एक बाइक में उनको 15,000 से लेकर 60,000 रुपये तक का बेनिफिट एक बाइक में भी मिल सकता है, सस्ता हो सकता है। जो मदन लाल जी, देश में नई कर प्रणाली लागू की जाती है, GST 2.0 लॉन्च होने वाला होता है और देश का प्रधानमंत्री सामने आता है और पूरे देशवासियों के साथ संवाद करता है। कैसे देखते हैं आप इसको? सर मैं इसे मैं क्या कहूँ, मैं प्रधानमंत्री को बहुत ही इसको सराहनीय कदम करता है, जो पूरे देशवासियों को एक सौगात दिया उसने पूजा के टाइम में, जो आम आदमी के लिए मतलब बहुत ही सराहनीय उनके लिए हो गया। आम आदमी का जनजीवन में सुधार आने के लिए उनका खरीद बढ़ेगा, इसमें उनका सेविंग बढ़ेगा, और जहाँ परचेज ज़्यादा होगा टर्नओवर ज़्यादा बढ़ेगा, GST गवर्नमेंट को ज़्यादा जाएगा। तो ये प्रधानमंत्री का सोच बहुत अच्छा, निम्न वर्ग के लिए उसने तो बहुत मतलब सराहनीय कदम उठाया, अप्रिशिएटेड स्टेप लिया उसने। बिल्कुल। साथ में जोड़ दूं कि सर प्रधानमंत्री आके संदेश देने की एक वजह ये है कि आज़ाद भारत का सबसे बड़ा टैक्स रेवोल्यूशन है, ये इनडायरेक्ट टैक्स का रेवोल्यूशन माना जाता है 2.0 को। तो इसीलिए प्रधानमंत्री को देशवासियों को संबोधित करना बनता ही था। उनका धन्यवाद देते हैं। ये लोगों को जानकारी में आना चाहिए कि हमारे जेब में आज से जो खर्च है ये कम होगा, सेविंग होगा।
सेविंग होगा तो हमारा जो खर्च करने का कैपेसिटी है वो बढ़ेगा लोअर मिडिल एंड मिडिल क्लास लोगों के लिए। ज़्यादातर हमारे देश में जनता जो है वो लोअर मिडिल एंड मिडिल क्लास के बीच में मर रहे हैं, तो उनको फ़ायदा होगा ये बताने के लिए प्रधानमंत्री को खुद देशवासियों को संबोधित करना पड़ा, ये एक सराहनीय कार्य है सर। बिल्कुल। और मुझे व्यक्तिगत रूप से ऐसा लगता है कि जब देश का प्रधानमंत्री आकर संवाद करता है तो एक तरह से पूरे देश को विश्वास में लेता है और उनको आश्वस्त करता है कि जो भी निर्णय लिए गए हैं उनके हित में लिए गए हैं और देश के हित में लिए गए। चंद्रशेखर जी ने आपने बताया अभी कि लोग के पास पैसे होंगे, लोग मार्केट में पैसा खर्चा करेंगे। तो दिनेश जी, आपसे ये जानना चाहूँगा कि जब हम ये कहते हैं कि लोग मार्केट में पैसा खर्चा करेंगे, पैसा लाएंगे, तो दो चीज़ें सर कल मोदी जी ने अपने संबोधन में कहा था कि कंजम्पशन को बूस्ट करेगा और जो ईज ऑफ बिजनेस डूइंग बिजनेस है, जो बिजनेस को करने का जो आसान करने का तरीका है, उसको फैसिलिटेट करेगा। तो दिनेश जी, आप कैसे देखते हैं, इससे क्या फायदा मिलेगा? देखिए, इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा एक इन्वेस्टमेंट हम लोग का सेव हो रहा है। पहले जीएसटी का माध्यम में हम लोग जो पेमेंट हम लोग कंपनी को बेचते हैं एज ए डिस्ट्रीब्यूटर या एज ए डीलर, जो भी जैसे गाड़ी का डीलर होते हैं, तो वो उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो जीएसटी में जो कमती हुआ है वो इन्वेस्टमेंट हम लोग को सेव हो रहा है और इन्वेस्टमेंट हम लोग दोबारा री इन्वेस्टमेंट करने के लिए यूज होगा। तो इसमें 100% हम लोग का स्टॉक्स मेंटेनेंस का और ज्यादा ही स्टॉक मेंटेन होगा, तो इसमें मार्केट में स्टॉक्स का फ्लो ज्यादा होगा। इसमें कंज्यूमर को टाइम पे जो भी डिमांड का टाइम में भी कंज्यूमर को स्टॉक्स मिलेंगे, प्रोडक्ट्स मिलेंगे, अपना मनपसंद का जो भी चीज खरीदना है मार्केट से दे कैन डू इट। ऐसा कभी अभी डिमांड एंड सप्लाई का एक बहुत बड़ा एक रेवोल्यूशन हो गया है। हम दिनेश जी का बात को आगे बढ़ाते हुए जीएसटी फाइलिंग में बहुत इजी कर दिया। जो पहले जो 3 महीना रिटर्न उसको बहुत इजी 2 स्लैब में शायद से अभी सिंगल मंथली एक कर, तो बहुत मतलब ईज ऑफ बिजनेस के लिए और जीएसटी फाइलिंग के लिए बहुत इजी कर दिया। पेनल्टी नहीं, कुछ नहीं, तो एक बहुत बड़ा तो ये एप्लीकेबिलिटी की मतलब जब हम एक कर प्रणाली लाते हैं उसको एडमिनिस्ट्रेशन करना और रेगुलेट करना, ये बहुत बड़ा पहलू है, क्योंकि हमने केवल एक सिस्टम बना दिया, लेकिन वो कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है, लोग उसको कर दे पा रहे हैं कि नहीं, उसके लिए ये बहुत अच्छा कदम है ताकि लोग आसानी से कर सकें। बिल्कुल पारदर्शिता ला दिया सर। पारदर्शिता लाने से क्या है कि नया एंटरप्रेन्योर को जीएसटी रजिस्ट्रेशन में पहले महीनों लगता था, अब ये सरकार ने बहुत सिंपल तरीका कर लिया कि खाली आपको कुछ एड्रेस प्रूफ को अपलोड करना है, बाकी कुछ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट को अपलोड करना है। 3 दिन के अंदर में आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आ जाएगा ऑनलाइन में। किसी ऑफिस और दफ्तर में आपको घूमने की जरूरत नहीं है, उसमें बहुत ज़्यादा मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है। तो नए एंटरप्रेन्योर को आगे आने के लिए ये एक अच्छा कदम है जो सरल जीएसटी कर दिया। और जहाँ तक क्या ना मध्यम वर्गीय या एमएसएमई सेक्टर को फाइल करने का, हम लोग को पहले 3-3, 4-4 रिटर्न महीने में फाइल करना पड़ता, तो अभी सिंपल 1 रिटर्न में कंप्लीट हो जाएगा। उसके अलावा जो रिफंड है ये काफ़ी लंबा समय लगता था, ये पर्टिकुलरली जो एक्सपोर्ट करता है उनके लिए, तो उनका फंड ब्लॉक हो जाता था, रिफंड नहीं हो पाता था। अब गवर्नमेंट उसको भी सरल कर दिया है। जहाँ तक हम समझते हैं कि अभी आप अगर रिटर्न क्लेम फाइल कर दिया, आपका डॉक्यूमेंटेशन अपडेट कर दिया, तो विद इन ए वीक आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। तो सिस्टम को सरल किया गया है पारदर्शी रूप से। आपको कहीं दफ्तर की चक्कर काटने की जरूरत कम है, ग्राउंड पे इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है आने वाले वक्त में पता चलेगा। बिल्कुल, इससे तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कहते हैं, इससे ही तो फैसिलिटेट हो रहा है कि आपने घर में आपने सिस्टम से ऑनलाइन किया, आपको डेटा स्टेटमेंट सारा कुछ अपने जगह पे घर पे मिल गया, तो परेशानी नहीं होगी। पूछा था हमको कंज्यूमिंग कैपेसिटी इंक्रीज होगा जी, इंक्रीज भी होगा, उसी तरह एक फैमिली में सेविंग्स भी बढ़ेगा जी। तो वो सेविंग्स को, जैसा हमने पहले भी बताया कि एक बजट होता है कि एसएसओ कम्युनिटीज का, हर एक फैमिली में, कोई भी बिजनेस फैमिली होने दो या वर्किंग क्लास होने दीजिए, एक बजट होता है कि एक महीना में हम लोग इतना खर्चा हम लोग इसमें करना है करके। तो बजट का जो बचता है पैसा, जो अभी जो 5,000 रुपया तक बच जाएगा, तो साल का कितना हो गया 60,000 रुपीज। तो उसको एक अच्छा इन्वेस्टमेंट में वो लोग उसको इन्वेस्टमेंट में जाके वो लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसका दूसरा पहलू ये भी तो दे सकते हैं कि जब उसने पूरे साल भर सेविंग किया, और जैसा सर ने कहा कि दिनेश जी ने बताया कि 60,000 रुपये बच गए लगभग, तो ये तो निश्चय रूप से कि वो 60,000 रुपये दोबारा फिर मार्केट में आएगा। और किसी भी अर्थव्यवस्था को विकास करने के लिए मार्केट में पैसा का होना जरूरी है। सरकार बार बार ये कहते हैं कि पैसे को ब्लॉक ना हो कहीं, उसको मार्केट में लाया जाए। चंद्रशेखर जी कैसे देखते हैं कि अगर ये सेविंग हुआ और लोग पैसा मार्केट में लाएंगे तो डेवलपमेंट और बूस्ट हुआ? डेफिनेटली सर, ये जो निम्न वर्ग या मध्यम वर्ग का जो पैसा सेविंग होगा, ये अपने इन्वेस्टमेंट पक्का मकान बनाने के लिए, कहीं ज़मीन खरीदने के लिए, ऐसा पैसा तो रोटेटिव होगा मार्केट में। कहीं वो फिक्स डिपॉजिट बना के घर में नहीं रखेंगे, क्योंकि सबका रिक्वायरमेंट है।
रिक्वायरमेंट है पक्का मकान बनाने के लिए, उस सिलसिले में जाए तो सीमेंट जो एक मेजर आइटम है, जो 28% GST था वो 18% में लाया गया। तो 10% सीमेंट में एक GST को रिडक्शन करना कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को एक बूम माना जाएगा। जिसका भी सपना है अपना घर बनाने में, उसमें डेफिनेटली उसको घर बनाने में मदद मिलेगा GST रिड्यूस होने से। मदन जी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अगर हम देखते हैं तो कंस्ट्रक्शन बहुत बड़ा सेक्टर है, हर तरफ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, क्योंकि डेवलपमेंट स्टेज में है पूरा द्वीप समूह। तो आपको लगता है कि जैसे चंद्रशेखर जी ने बताया कि सीमेंट के दाम घटेंगे, स्टील्स के दाम घटेंगे, तो कैसा नया आयाम होगा कंस्ट्रक्शन का द्वीप? मैं तो आज से GST लागू हुआ तो मैं तो नए आयाम के रूप में देख रहा हूँ इसको, कि लोगों का, हर आदमी का देखिए अपना जीने का, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाने का इच्छा। जब आपके पास बोरिंग कैपेसिटी आएगी, आपके पास पैसा सेविंग हो गया, तो मार्केट में आएगा, अपने घर बनाएंगे, अपने रोजमर्रा का जीवन को और सुधारने पे। तो ये बहुत अच्छा कदम है और अभी तो शुरुआत है, 2-3 महीना बाद आप इसका प्रभाव भी देखेंगे। निश्चय ही सरकार भी इस चीज को सोचकर चलती है कि जहां जरूरत हो बदलाव किया जाए, इसलिए GST काउंसिल की बैठक होती रहती है निरंतर रूप से। कोई भी जरूरत होती है, जो राज्यों का सलाह लिया जाता है, उनका जो ओपिनियन होता है, उसके हिसाब से अमेंडमेंट भी की जाती है। तो होपफुली है कि जब जो GST 2.0 लागू हुआ है, तो इसमें भी कुछ अगर मूलभूत बहुत जरूरी कुछ चेंजेस करने हैं तो किए जाएंगे। अब थोड़ा सा हटकर बात करते हैं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब हम बात करते हैं एसेंशियल कमोडिटीज की, तो मुख्य भूमि के तुलना में यहाँ पे एसेंशियल कमोडिटीज की जो दरें हैं, कॉस्ट है, थोड़ी ज़्यादा हो जाती हैं। जैसे कि मान लें कि मुख्य भूमि अगर आप जाते हैं मेनलैंड में, तो कई चीज़ें आपको MRP से नीचे भी मिलती हैं, लेकिन अंडमान निकोबार में आप चाहे पोर्ट ब्लेयर में बैठे हों, आप चाहे कैम्बल में बैठे हों, चाहे आप डिगलीपुर में बैठे हों, हर जगह को आपको MRP ही देते हैं। आपको लगता है कि ऐसा कुछ होगा कि जो व्यवसायी हैं आगे बढ़कर आएंगे और MRP से नीचे भी जाने की कोई बात सोचेंगे? डेफिनेटली सर, एक सराहनीय कार्य आपको हम बता दें कि एसेंशियल प्रोडक्ट का हम लोग को मल्टीपल ट्रांसपोर्टेशन है यहाँ आने के लिए। ट्रांसपोर्टेशन का एक कॉस्ट लगता है, उसके ऊपर जो डीलर का मार्जिन है वो लगता है, उसके ऊपर में GST का दर लागू होता है। तो जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो एक बहुत बड़ा सेगमेंट आता है, क्योंकि हम लोग करीब मल्टीपल हैंडलिंग है, फैक्ट्री से चेन्नई या कलकत्ता पोर्ट जो भी नियरेस्ट पोर्ट है वहाँ आना है, वहाँ हैंडलिंग होता है, रीशिपमेंट होता है। फिर एक फ्लाइट है जो चेन्नई टू पोर्ट ब्लेयर आता है, फिर चेन्नई से रीशिपमेंट होता है कैम्बल वे के लिए। तो इसमें बहुत सारे एसेंशियल प्रोडक्ट वालों ने जो MRP फिक्स करता है, तो वो MRP में कुछ जो ट्रांसपोर्टेशन है उन लोग खुद एज्यूम कर लेता है, उन लोग अपने आप ऊपर ले लेता है। तो क्या है, उन लोग लेने से क्या है कि उनको तो ऑल ओवर इंडिया का प्राइस पे यहाँ भी दे रहा है, जो चेन्नई में MRP प्राइस है वही प्राइस में कैम्बल भी दे रहा है। तो वो जो कॉस्ट है जो ट्रांसपोर्टेशन का, ये कंपनी खुद बियर करता है बहुत सारी प्रोडक्ट में। तो ये प्रोडक्ट बियर करने से, जैसे कि मैं तो एक मोटरसाइकिल डीलर हूँ, कार डीलर हूँ, तो हम लोग का मोटरसाइकिल चेन्नई शोरूम में जो दाम है उससे कमती है हमारे यहाँ, जो इसीलिए कि हमारा वहाँ से जो यहाँ तक का ट्रांसपोर्टेशन ये कंपनी बियर करता है, मेरे को नहीं। तो इसीलिए आप अगर ऑनलाइन भी सर्च करेगा तो चेन्नई में एक बाइक 350cc का बाइक हमारे यहाँ अगर 1,60,000 रुपये है, तो वहाँ ऑन रोड प्राइस वो करीब 2 लाख रुपये होगा। एक तो ऑन रोड प्राइस में इसीलिए फ़र्क है कि हमारे यहाँ में जो रोड टैक्स है वो बहुत कम है, वहाँ तो 15 साल का एक साथ में लेता है, रोड टैक्स परसेंटेज बेसिस में ले लेता है, तो वो थोड़ा महंगा है। फिर भी हम बेसिक एक्स शोरूम में भी हमारा जो प्राइस है ट्रांसपोर्टेशन का कंपनी बियर करता है। तो इसीलिए कंपनी बहुत सारे जो मैन्युफैक्चरर्स है वो जो ट्रांसपोर्टेशन को बियर करता है, यहाँ इतना दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों को सहायता के लिए जो उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में 10 बाइक बिक्री करके उसको कोई ज़्यादा करना नहीं, बट ये 10 बाइक का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वो 80,000 गाड़ी अगर पूरा इंडिया में बेचता तो उसमें डिवाइड कर लेता। जी। तो उस लोगों को भी क्या है ना कि 1 रुपया 2 रुपये में भी काम हो जाता है, कोई ज़्यादा ये नहीं पड़ता। इसी तरह का उम्मीद करता है कि जैसे कि सीमेंट वगैरह में, सीमेंट में बहुत ज़्यादा हैवी कॉस्ट है हम लोग ट्रांसपोर्टेशन का, इसमें कंपनी अपनी तरफ से एक सब्सिडी दे रहा है हम लोग को। जो अंडमान के नाम से GST बिलिंग होता है, तो उसको बेसिक रेट चेन्नई से या कोई भी पोर्ट का जो स्टेट का नियर बाई आंध्रा से या कोई भी पोर्ट से कम में हम लोग को बेचता है। लेकिन उसके बाद हमको वहाँ से आंध्रा से चेन्नई आना है, चेन्नई में हैंडलिंग करना है, चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर लाना है, उसके ऊपर में पहले क्या था कि सर 28% GST लगता था, तो हमको तो ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर भी 28% लग गया। मैंने जो ये जो रेट बढ़ता था मोस्टली ये मल्टीपल हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन इसकी वजह से पड़ता था। जी। तो अगर ये आपका ये कहना चाहते हैं कि यदि जो मैन्युफैक्चरर है वो ट्रांसपोर्टेशन अगर बेयर करने लगे तो डेफिनेटली जो एंड पॉइंट है वहाँ पे उसके कॉस्ट सर
99% प्रोडक्ट्स में कंपनी बियर करता है ट्रांसपोर्टेशन को, कोई डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जैसे अभी सीमेंट वगैरह, जैसे सीमेंट का पर्टिकुलरली बात हो या स्टील का पर्टिकुलरली बात हो, कोई भी कंपनी यहाँ तक का फ्राइट बियर नहीं करेगा, बट हमको बेसिक रेट में छूट देता है कि आपका अगर तमिलनाडु में एक बोरा बस्ता का दाम अगर 400 रुपया है तो हमें वो 300 रुपये में देगा, ताकि 100 रुपया आप अपना ट्रांसपोर्टेशन में मैनेज कर ले करके कहीं ना कहीं रियायत दे रहे हैं। फिर भी हम ये कहेंगे कि अंडमान के वासी, हम लोग इतना दूरभाष में रहता है, वन नेशन वन टैक्स में हम सबसे ज्यादा टैक्स भरने वाले आज भी हम ही है। क्योंकि अगर एक तमिलनाडु या केरला या किसी भी और पार्ट में अगर घर बनाना है एक बार सीमेंट का, उसको क्या ट्रांसपोर्टेशन 20 रुपया 30 रुपया 40 रुपया लगता है, जबकि हमारा कैम्बलवे में जो निवासी रहता है या पोर्ट ब्लेयर में रहता है उसको 150 रुपये से लेकर 250 रुपया ट्रांसपोर्टेशन लगता है। फिर वो 250 रुपये के ऊपर में GST देना, पहले 28 था अभी 18। तब हमको लगता है कि वन नेशन वन टैक्स में प्रोडक्ट का तो टैक्स वही हो गया, लेकिन दर हम ज्यादा पे कर रहे हैं, इसकी वजह से हम कर ज्यादा दे रहे हैं। टैक्स सेविंग में एक बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट होगा मार्केट में। जैसे सेविंग किया एक प्रोडक्ट से, और वो प्रोडक्ट को सपोज फॉर एग्जाम्पल समझिए वो अपना ऐसे जो कंपनी में सेविंग किया, वो सेविंग का पैसा को ही विल गो एंड गेट अ नाइस शर्ट, कुछ अच्छा एक रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाएगा। तो मार्केट में फंड जो है, ये सेविंग का फंड दूसरा जगह में जाकर रोटेट होके ओवरऑल GST बढ़ेगा। बेसिक बात है, जेब में पैसा रहेगा लोगों का तो खर्चा करेगा। बेसिक GST का इनकम और बढ़ेगा। बिल्कुल, तो पूरा पर भी सोच यही है ना कि कुछ सेविंग उस बायर के पास हो, ताकि उस सेविंग से लेकर दूसरी जगह करे। वो कहीं ना कहीं पैसा तो मार्केट में ही लाएगा, लेकिन जब वो मल्टीपल वेन्यूज में डालेगा तो उसको लगेगा कि मैं उसी 10 रुपए में कई सारी चीजें ले रहा हूँ। एग्जैक्टली, एक अच्छा फोन लेगा, यही उम्मीद के साथ GST दरों में कटौती किया गया है कि ये मार्केट में रिसाइकलिंग होएगा तो जो वॉल्यूम बढ़ेगा तो गवर्नमेंट को टैक्स कम होने से भी वॉल्यूम की वजह से आएगा। ऐसे एक अनुमान लगाया था कि इसमें करीब 50,000 करोड़ रुपया सालाना गवर्नमेंट को रेवेन्यू डेफिसिट होगा, और कुछ अनुमान के हिसाब से करीब 2 लाख करोड़ रुपया तक की भी क्या नाम है डेफिसिट होने का संभावना है बोलता है। बट गवर्नमेंट इसको रिसर्च किया हुआ बोलता है कि जो हम GST दर कम किया वो रिसाइकिल मार्केट में आएगा तो उसका GST वापस आएगा, तो गवर्नमेंट को कोई उसमें डेफिसिट होने की संभावना कम है करके ये कैलकुलेशन है। हम भी यही मानते हैं कि जितना सेविंग होगा उतना मार्केट में रिसाइकिल होगा तो जो रिसाइकिल का जो टैक्स है वो उससे कवर अप हो जाएगा, जो टैक्स बेनिफिट दिया जाता है। बिल्कुल। दर्शकों, हमने अंडमान चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्रीज के पदाधिकारियों से बात की, और आप सभी के बातचीत से हमें ये लगा कि जो GST 2.0 सरकार ने क्रियान्वित किया है बहुत ही असरदार है, आम जनता को ध्यान में रखकर बनाया गया है, और ये सुनिश्चित किया गया है 2 चीज़ें कि विकासीय गतिविधियाँ चलती रहें। दूसरी पहलू को इस बात को ध्यान में रखने की कोशिश की गई है कि मार्केट में पैसा ज़रूर रहे, कुछ पैसा लोगों की जेब में बचे ताकि वो फिर से मार्केट में लेके आए। जब मार्केट में पैसा होगा तो निश्चित रूप से ही मार्केट बूस्ट करेगा और विकास होता रहेगा। तो आज हमने बात की अंडमान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष डॉक्टर के चंद्रशेखरन जी से, साथ में हमारे साथ उपस्थित रहे अंडमान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के उपाध्यक्ष दिनेश कुमार जी, और मदन लाल जी, आप जनरल सेक्रेटरी हैं अंडमान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के। आप सभी ने GST 2.0 को लेकर अपने विचार रखे, बहुत ही पॉजिटिव थॉट आपका है, और हम ये मानकर चलते हैं कि अंडमान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज GST 2.0 को प्रभावी रूप से ज़मीनी स्तर पर क्रियान्वित करने में सहायता देगा, और ये आप ये भी सुनिश्चित करने में सरकार की मदद करेंगे कि हर कोई अपने उत्तरदायित्व का जो कर है वो सरकार को दे। आप सभी अपने व्यक्तिगत समय से समय निकालकर हमारे साथ इस परिचर्चा में हैं और हमें अपने अपने सुझाव दिए, अपने अपने राय दिए। इस अर्थपूर्ण बातचीत के लिए तमाम दर्शकों की ओर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। नमस्कार।